इसका मतलब हम बीच में लॉस कितनी हो गई, इतनी लॉस हो गई। अरे इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो ये मिलेगी। तो ये कौन सी है जो मिली, ये कौन सी है जो लॉस हुई, और दोनों को मिला के यहाँ से चली वो आ गई। इसका मतलब ये किसके रूप में लॉस होती है, हीट के रूप में। किसके रूप में होती है, हीट के रूप में। तो चलिए आप समझ चुके होंगे इस थ्योरम के माध्यम से। बस हम इतना समझाना चाहते हैं, पूरा डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, लेकिन डेरिवेशन नहीं कराएंगे तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद नहीं होंगे। हम एक बार हल्का सा इसको समरी कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हम कई बार रिपीट कर दिए हैं वैसे तो आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान से समझिए कि यदि आप सोर्स से अधिकतम शक्ति चाहते हैं लोड पर, तो हमारा पहला काम है वो कंडीशन निकालना जिस कंडीशन पर अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होगी, और दूसरा काम उस शक्ति का मान निकालना जिस पर जो वैल्यू हमको मिलने वाली है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि सर हमारा जो ZL है वो इंटरनल इम्पिडेंस का सहयोगी होना चाहिए, ये हमने लिख दिया। ठीक, इसका सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अभी हम करवाएंगे एक एक पॉइंट का। दूसरा हमको ये पता है कि सर XCQ का सहयोगी XL है और XL का सहयोगी XCQ है। तो हमने क्या देखा, यदि हमको कैपेसिटर इंटरनल में मिलेगा तो हम आउटपुट में या लोड में क्या लगाएंगे, इंडक्टर लगाएंगे। यदि हमको इंटरनल में इंडक्टर मिलेगा तो हम लोड में क्या लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं ये जो लोड ये जो कैपेसिटिव इंडक्टेंस है और ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, ये हम जानते हैं। P मैक्सिमम बराबर क्या होता है कि हम कंडीशन निकाले थे डिफ्रेंशिएट करके कि सर RL बराबर जब REQ हो जाएगा तो हमको P मैक्सिमम मिलेगा। हमने पावर में वैल्यू रखा और हमको वैल्यू मिली P मैक्सिमम बराबर EEQ/4RL। उसके बाद हमने देखा कि ये तो लोड पर मिलने वाली है, यहाँ से कितनी चलेगी, तो हमने ये देखा E²/2RL। तो आप इसको एक बार नोट कर ले, फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा देंगे, वही याद रखने हैं, ये केवल समझना है। हाँ जी, एक ऐसा करते हैं, एक ऐसा तरीका लगाते हैं, एक ऐसा मेथड इस्तेमाल करते हैं जिससे जो इस थ्योरम के इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी समझ में आ जाएंगे। तो हम उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किसी भी गिवन सर्किट के लिए, किसी भी दिए गए परिपथ के लिए लोड का मान बताओ। किसी भी दिए गए परिपथ के लिए लोड इम्पिडेंस का मान क्या होगा यदि आप लोड पर अधिकतम शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है आपको, बात को समझिएगा। वो चाहता है कि अधिकतम शक्ति ट्रांसफर हो तो ZL का मान क्या होना चाहिए। तो आपका पहला जवाब आएगा कि सर फॉर P मैक्सिमम वी नो दैट ZL होना चाहिए कॉन्जुगेट किसका, इंटरनल इम्पिडेंस का। तो कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये आपका आंसर आ गया और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, पहला न्यूमेरिकल बस इतना सा है, इसी वजह से कहे थे इसके न्यूमेरिकल इजी हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। चलिए दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो कॉन्जुगेट वाला समझ में आ गया ना पहला टॉपिक, ठीक है। दूसरे न्यूमेरिकल हैं इसके, फॉर एग्जाम्पल ये प्लस माइनस हैं और यहाँ है आपका लोड, यहाँ हम देखें कि एक यहाँ लगा दिए ZL। तो देखो ये है इंटरनल इम्पिडेंस जिसका नाम है ZEQ और ये है लोड इम्पिडेंस जिसका नाम है ZL। हमने क्या कर रखा है कि यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा रखा है उसका वैल्यू दे रखा है आपको 2 ओम। तो बताइए फॉर P मैक्सिमम ZL का वैल्यू कितना होना चाहिए। आपको यहाँ आपको यहाँ रिएक्टेंस नहीं दे रखी, केवल रेजिस्टेंस दे रखा है। तो ZL का वैल्यू क्या होगा, तो हम आपको पढ़ाए थे अभी कि P मैक्सिमम के लिए हमारा जो RL है वो REQ के बराबर होता है या RL बराबर R के होता है। और REQ और R क्या होते हैं, REQ और R होते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा सर ZL बराबर होना चाहिए 2 ओम के। कुछ आया समझ में। यहाँ सहयोग में पूछा है आपसे, और यहाँ जब इंटरनल रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस के, RL बराबर R हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ सहयोग भी नहीं दे रखा, तो ZL बराबर क्या होगा यहाँ पे, RL के। चलिए तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको दिया गया है
कि एक रजिस्टेंस जोड़ा गया है और साथ साथ एक इंडक्टर भी जोड़ा गया है। यहाँ एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है और यहाँ आपका ZL है। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ वैल्यू दे रखी है फॉर एग्जांपल 20 ओम और ये है 30 ओम। 30 ओम क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब रखिए प्रतिघात, और ये क्या है? रेजिस्टेंस है। यहाँ वोल्टेज इधर रखा है EEQ, हमको बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ZL। ध्यान रखना, हमने आपको डेरिवेशन जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का करवाया था तो आपको बताया था कि सर यदि आप लोड पर P मैक्सिमम चाहते हैं, अधिकतम शक्ति चाहते हैं, तो लोड इम्पिडेंस की वैल्यू हमारी इंटरनल इम्पिडेंस, ये क्या है हमारी इंटरनल इम्पिडेंस, इसके सहयोगी होनी चाहिए, कॉन्जुगेट होनी चाहिए। मतलब ये है कि सर यहाँ पे आपको दे रखा है ZQ बराबर 20 प्लस आयोटा 30, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है वो इमेजनरी होती है। तो हमने क्या लिखा? ZQ बराबर 20 प्लस आयोटा 30। आप ZL निकालना चाहते हैं तो कॉन्जुगेट कर दीजिए 20 माइनस आयोटा 30, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर? ये वो ZL है जिस पर हमको लोड पर अधिकतम शक्ति मिलेगी। बात आया? लेकिन उसने यदि ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि हमको ZL का डायग्राम निकाल के बताओ, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर ये तो रहेगी आपकी इनपुट वोल्टेज, यहाँ आपका इनपुट रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ इंडक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में जोड़ा गया है। हमारा तो टारगेट ये है कि हम ZL को बताएं। तो देखो, ZL के लिए हमने बताया था आपको कि ZL में एक तो सहयोगी होना चाहिए, दूसरा ZL में जो RL है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 20। तो इसका मतलब ZL में भी कितना आएगा? एक 20 ओम का आएगा। दूसरा हमने ये भी समझाया था कि जो हमारा XL है वो माइनस XCQ के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि सर इंडक्टर का जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है कैपेसिटर, और जो कैपेसिटर का कॉन्जुगेट होता है वो होता है इंडक्टर, और बताए भी थे क्यों होता है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कैपेसिटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 30 ओम। तो ये हमारा आंसर आ गया कि सर आप 20 ओम यदि आपको गिवन है और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको दी हुई है, तो ZL क्या होगा? 20 माइनस आयोटा 30। ये जो कैपेसिटर है इसका रिएक्टेंस इमेजनरी तो होता है लेकिन नेगेटिव होता है। आपको बताया था नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि इसका फेज कितना है? -π/2। ठीक है, चलिए बात आ गया समझ में या नहीं आया? आ गया। इसको ऐसा कीजिए, हम 3 तरीके आपको बता दिए हैं, 3 ही पॉइंट आपको समझाए थे, एक पॉइंट और रह गया है। पहले आप ये 3 पॉइंट नोट कीजिए, उसके बाद अगला समझाते हैं। इन पॉइंट्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम्पल से समझाया जाए, जैसे सब कुछ क्लियर हो जाए। तो ये जो समझाया गया ये समरी ही है इस पूरी थ्योरम की, तो आप ध्यान से समझिएगा और हम आगे अगला न्यूमेरिकल लेते हैं।